हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन में। और ये जो आपका सेशन है गुरु ज्ञान अड्डा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर प्रतिदिन होता है नए सेशंस और नए करंट अफेयर के साथ में। आज है 3 मई 2020 और 3 मई 2020 से सभी संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके लिए आवश्यक हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ में सबसे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा कोऑपरेट करें, क्योंकि जो लॉकडाउन के चलते हमें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है अभी। और इन्हीं चुनौतियों में से एक चुनौती है आपको सही आवाज़ की वीडियो उपलब्ध करवाना। तो देखिए, जो वीडियो में जो ये सेशन की जो आवाज़ है वो थोड़ी कम है, लेकिन हम लगातार इन चुनौतियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आगामी 2-3 दिन के बाद में ये आवाज़ आपको एकदम क्लियरिटी से आएगी, इसके लिए हम प्रयासबद्ध हैं। इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी, यदि आपको इस सेशन से संबंधित किसी भी दिन की पीडीएफ चाहिए वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है। तो इसलिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। और साथ में आज बात कर लेते हैं इस सेशन की। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और एक बार आप सब अपने उन सभी दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिए जो अभी तक सोए हुए हैं, उनको जगा दीजिए ये सेशन शेयर कर कर, और बता दीजिए कि नीरज सर का डेली करंट अफेयर का 3 मई का सेशन आ चुका है यूट्यूब पर। और फटाफट से आप तैयार हो जाइए सेशन को देखने के लिए और सुनने के लिए और पढ़ने के लिए। तो आज बात कर लेते हैं 3 मई से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो देखिए, आज का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है आपके सामने वो आता है कि हाल ही में किसको निक्की एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो कल यानी कि 1 मई को इसकी घोषणा हो चुकी है निक्की एशिया पुरस्कार की। और 2020 का जो निक्की एशिया पुरस्कार है ये आपका 29वें नंबर का पुरस्कार है, और ये दिया जाएगा भारत के प्रोफेसर थाल थालप्पिल प्रदीप को। और ये जो थालप्पिल प्रदीप हैं ये आईआईटी मद्रास में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हैं। तो बात कर लेते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो देखिए, ये आपके प्रोफेसर साहब हैं जो आईआईटी मद्रास में अभी प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इसी के साथ में बात कर लेते हैं इनके क्षेत्र की। तो जो इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा ये दिया जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। इसी के साथ में बात कर लेते हैं कि ये इन्होंने क्या ऐसा आविष्कार किया है जिनकी वजह से इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो आपको हम बता दें कि जो निक्की एशिया जो 2020 का पुरस्कार है, ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में सतत विकास और एशिया के बेहतर भविष्य के निर्माण के कार्यों में योगदान दिया है। तो इसमें जो क्षेत्र हैं वो 3 प्रकार के क्षेत्र आते हैं। और पहला क्षेत्र आता है आपका आर्थिक व व्यापारिक नवाचार क्षेत्र, दूसरा आता है विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र, और तीसरा आता है संस्कृति और समुदाय के विकास का क्षेत्र। तो ये एक क्षेत्र है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, तो उसमें इनको ये आविष्कार के लिए दिया जा रहा है। तो इन्होंने आविष्कार क्या किया है तो इसके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने नैनो टेक्निकोलॉजी से पानी को फिल्टर करने की तकनीक विकसित की है, और इस तकनीक से 2 पैसे प्रति लीटर की पानी की दर पर पीने योग्य पानी, जो स्वच्छ पानी होगा वो आपको मिल सकेगा। और इसी के लिए इनको भारत से नामित किया गया है, और इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अगर बात करें इनके साथ में और किन किन को ये अवार्ड दिया जाएगा, तो इनके साथ में 2 व्यक्ति और हैं। एक हैं राम प्रकाश कदेल जो नेपाल के रहने वाले हैं, इनको संस्कृति और समुदाय के विकास के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा। और तीसरे व्यक्ति हैं एंटनी टैन जो मलेशिया के रहने वाले हैं, इनको ये पुरस्कार आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार क्षेत्र में दिया जाएगा। और जो आपका आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार क्षेत्र का जो पुरस्कार 2020 का ये दिया जाएगा, ये संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया जाएगा, और दोनों मलेशिया से हैं। एक तो है एंटनी टैन और दूसरे हैं टैन होइलिंग।
तो इन चीज़ों को आप यहाँ से समझ लें ढंग से, और अपनी जो नोटबुक है उसमें आप इसको लिख लें। आज पहले से ज़्यादा बेहतर आपको वॉइस जो है वो आपको बेहतरीन मिल रही है, इसका मुझे विश्वास है। और अगर वॉइस आपको बेहतरीन मिल रही है तो इसके लिए आप कमेंट कर कर एक बार हमें ज़रूर बता दें, ताकि हम आश्वस्त हो जाएं कि आज की जो वॉइस क्वालिटी है पहले से उसमें कुछ सुधार हुआ है, और उसको बहुत जल्दी और अच्छे सुधारों के साथ में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अगर इसकी बात कर लें इस अवार्ड की, तो देखिए इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, 1996 में। और जापानी अखबार निक्की इंसेक्ट्स की 120वीं सालगिरह पर इसकी स्थापना की गई थी। अगर इस अवार्ड की बात करें तो देखिए, इस अवार्ड की अगर बात करें तो 2018 में ये अवार्ड, यानी कि 2019 का जो 24वां अवार्ड था वो किसी भारतीय को नहीं मिला। उससे पहले 2018 में जो 23वां इसका संस्करण था उसमें से एक भारतीय को इसमें मिला था, और वो मिला था बिंदेश्वर पाठक को। और जो बिंदेश्वर पाठक हैं वो आपके सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। और इनको ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया, तो इनको ये अवार्ड दिया गया था देश की दो बड़ी चुनौतियों को सही करने में। एक तो खराब स्वच्छता सुविधा को बेहतर बनाना, और दूसरा भेदभाव से निपटने के लिए भारतीय सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। अगर बात कर लें यहाँ सुलभ इंटरनेशनल की, तो यह एक गैर सरकारी संगठन है जो मानव अधिकारों, अन्य सामाजिक सेवाओं के बीच पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ावा देने का काम करती है। और जो सुलभ इंटरनेशनल है इसकी स्थापना 1970 को डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के द्वारा की गई थी। अगर बात कर ले इस निक्केई एशिया पुरस्कार की, तो देखिए सर ये अभी आपका 25वां संस्करण है 2020 में। 2019 में ये किसी भी भारतीय को नहीं मिला। अगर बात करी जाए कि अब तक कितने भारतीयों को मिल चुका है, तो अब तक ये 6 भारतीयों को मिल चुका है, जिनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह 1997, इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति 2001, प्रोफेसर CN राव 2008, और डॉक्टर देवी प्रसाद सेट्टी जो कि एक डॉक्टर हैं, कार्डिक सर्जन हैं, इनको 2014 में। इसके अलावा एक संस्था को भी, भारतीय संस्था को भी ये मिल चुका है जिसका नाम है अक्षय पात्र फाउंडेशन, 2016 में मिला। और नंदन नीलेकनी 2017 में इनको मिला, और 2018 का डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक को ये मिल चुका है। और ये 7वें व्यक्ति बन जाते हैं प्रोफेसर साहब जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अगर बात करी जाए इस अवार्ड की, तो देखिए ये 1996 से देना प्रारंभ किया गया, जैसा कि हमने आपको बताया था। और 1996 में ये किस किस को दिया गया, तो डॉक्टर वीडो जोजो नितिस्ट्रो को ये अवार्ड दिया गया था आर्थिक व व्यावसायिक नवाचार के लिए। प्रोफेसर युन लोंगपिंग को विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया गया था। और मिसेस दारा कंकलाया को सामाजिक व सामुदायिक विकास क्षेत्र में ये दिया गया था। तो इसी के साथ में फटाफट से आप एक लाइक ठोक दीजिए, और लाइक ठोकने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहने वाला है। इससे पहले हम आपको एक फ़ोटो प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक फ़ोटो दिखा रहे हैं इस अवार्ड की, निक्केई एशिया प्राइज़। और इसमें हमने आपकी जो आवश्यक डिटेल हैं उनको इसमें जोड़ दिया है, ताकि आपको नोट्स बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहने वाला है। तो आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा द्वारा किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो देखिए जो भारत के महान फुटबॉलर खिलाड़ी हैं बाईचुंग भूटिया, इनको बाईचुंग भूटिया जो मणिपुर से संबंध रखते हैं, इनको आईफा की जो एक अभी हाल ही में इसी के साथ में हम आपको बता देते हैं कि हाल ही में फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा ने
हैशटैग वी विल विन नामक एक नया अभियान शुरू किया है और इस अभियान में दुनिया के 50 के करीब, लगभग 50 के आसपास जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं उनको शामिल किया गया है और उनमें जो एम्बेसडर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं मणिपुर के या भारत के बाईचुंग भूटिया। इसी के साथ में आपको एक जानकारी और दे दी, कुछ दिन पहले फीफा ने पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस अभियान भी शुरू किया था और इस अभियान में दुनिया के 38 फुटबॉल खिलाड़ियों को शामिल किया गया था, जिनमें से भारत के सुनील छेत्री जी को इसमें शामिल किया गया था और जो सुनील छेत्री हैं वो भारत के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इसी के साथ में आपको एक फ़ोटो प्रोवाइड करवा दी जा रही है। ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं बाई बाईचुंग भूटिया जी को, और बाईचुंग जो भूटिया जी हैं ये भारत के एक महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं, निवासी हैं ये मणिपुर राज्य के, मणिपुर से ये बिलोंग करते हैं। इनका उपनाम भी है, फुटबॉल के चलते इनके बहुत अच्छे अच्छे कारनामे हुए थे तो इसके लिए इनका उपमा दी गई है। इनको सिक्किम स्पिनर के नाम से इनको जाना जाता है और ये पद्मश्री पुरस्कार 2008 और अर्जुन पुरस्कार 1999 में पा चुके हैं। एक बार फिर आपको रिपीट कर देते हैं दोबारा से, अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही हो तो फीफा ने इस अभियान के तहत, जो कि अभियान है जो हम आपको बता रहे थे, हैशटैग वी विल विन जो अभियान शुरू किया है, इस अभियान में उन स्वास्थ्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों के सम्मान में एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया है जो कोविड-19 महामारी में समाज को सुचारू रखने में लगे हुए हैं। इस वीडियो में भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया के समेत ऐसे कई 50 नए पुराने वर्तमान फुटबॉल स्टार चेहरे खिलाड़ियों शामिल किए गए हैं और इसमें जो वर्तमान एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है वो चुना गया है आपके बाईचुंग भूटिया जी को। अगर सर फीफा की बात कर लें तो आपको फीफा की बारे में बता देते हैं। फीफा की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय ज्यूरिख में स्विट्जरलैंड में रहने वाला है और स्थापना इसकी 1904 में हुई थी और इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय दोनों में एक फ़र्क समझ लीजिए। इसका मुख्यालय तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, लेकिन जो 1904 में इस फेडरेशन की स्थापना की गई थी वो की गई थी फ्रांस में, पेरिस में, और इसी के साथ में बाद में इसको ट्रांसफ़र किया गया था ज्यूरिख में। और वर्तमान में इसके जियानी एनफिंटियो इसके वर्तमान हेड हैं। और अगर बात करी जाए कि अप्रैल 2020 में जो फीफा की रैंकिंग जारी हुई थी उसमें भारत 108वीं रैंक पर था। और अगर बाईचुंग भूटिया जी की बात करें तो ये सिक्किम के रहने वाले हैं, सेवानिवृत्त भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं और ये मुख्य रूप से स्ट्राइकर हैं फुटबॉल में और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय फुटबॉल का मसालदार भी माना जाता है, क्योंकि जो भारतीय फुटबॉल है उसको चमकाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और शूटिंग करोल के कारण इन्हें सिक्किम स्पिनर के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करी जाए कि ये वर्तमान में किस टीम से संबंध रखते हैं तो वर्तमान में ये ईस्ट बंगाल FC एक टीम है, उससे एक क्लब है, उससे संबंध रखते हैं। और इसी के साथ में इन्होंने यूनाइटेड सिक्किम नाम से एक 2011 में यूनाइटेड सिक्किम में ये 2011 से कोच और मैनेजर बने हुए हैं। इसी के साथ में अगर और हल्की सी डिटेल आपको बता दें तो सर ध्यान रखिएगा, फीफा टॉप कंट्री जो अभी 2000 फीफा जो टॉप कंट्री है वो है बेल्जियम, और जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 में वो आपका कतर में होने वाला है। और 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ये आपका रसिया में हुआ था, जिसमें विजेता रहा था आपका फ्रांस आपका विजेता रहा था। इसी में अगर बात करें 2018 का जो फीफा का शुभांकर है वो है जाबी वाका।
जावीवा का आपका इसका शुभांकर था। तो ये समस्त डिटेल आपको हमने यहाँ प्रोवाइड करवा दी है, आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन भी कई बार अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो हमारे ना पढ़ने की वजह से एक नंबर कट जाता है, और मुझसे ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता कि एक नंबर की क्या अहमियत हो सकती है। तो इसलिए हम आपको मोटिवेशनल के तौर पर यही बताना चाहेंगे कि एक नंबर भी आप मिस मत कीजिएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि किस भारतीय को हाल ही में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए, डॉक्टर यंग जॉन थवाली थवाली है, ये धवाली लिख रखा है, थमाली है, ध्यान रखिएगा। तो ये यंग जॉन धवाली को दिया जाएगा। अब इससे संबंधित आपको फैक्ट बता देते हैं। तो देखिए, ये हैं आपके थंग थांगजंग धवाली सिंह, धवाली सिंह, धवाली सिंह है, बिल्कुल सही है, धवाली सिंह ही है इनका नाम। और ये एक पेशे से डॉक्टर हैं। और आपको इसके बारे में बता दें थोड़ी सी जानकारी। तो यह अवार्ड उन्हें जापान में बेहतर समझ बढ़ाने और दोनों देश यानी कि भारत और जापान के संबंधों को मजबूत करने हेतु दिया गया है। और ये यानी कि डॉक्टर साहब हैं जो पेशे से एलोपैथिक डॉक्टर हैं और मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक भी हैं। तो दो चीज़ ध्यान रखना, एलोपैथिक डॉक्टर हैं, साथ में मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक भी हैं। और उन्होंने एक कार्यक्रम जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो इम्फाल युद्ध हुआ था, उस युद्ध की जो 70वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक कार्यक्रम में, जिसमें जापानी दूतावास के कई अधिकारियों समेत भारतीय अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया था, उसमें इनको सम्मानित किया गया है। और जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड जापान की संस्कृति, पर्यावरण के संरक्षण के प्रचार के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रबल करने या करने के लिए दिया जाता है। और इस सम्मान की शुरुआत जापानी राजा मेर्जी द्वारा 1875 में की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण डिटेल आप देख लेंगे इस अवार्ड से संबंधित। अगर बात कर ली जाए मणिपुर के अदर फैक्ट्स की, तो देखिए, राजधानी आपकी रहेगी इम्फाल, सीएम रहेंगे एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह का पूरा नाम है नोंगथोंगबाम बीरेन सिंह। और इसके अलावा गवर्नर रहेंगी आपकी नजमा हेपतुल्ला साहब। रामलिंगन रामलिंगन सुधाकर यहाँ के आपके मुख्य न्यायाधीश बन जाते हैं। और इसी के साथ में आपको थोड़ी सी डिटेल और बताना चाहेंगे। एक खोंगजोंग डे अभी 23 अप्रैल को मनाया गया था। तो ये खोंगडोंग डे क्या है, तो इसके बारे में बता देते हैं। खोंगजोंग डे 23 अप्रैल को मनाए जाने वाला एक डे है, प्रमुख डे है मणिपुर में। और 1891 में एक युद्ध हुआ था मणिपुर के अंदर, जो मणिपुर के सेना और अंग्रेजों के मध्य में लड़ा गया था। और इसमें जो मणिपुर के योद्धा शहीद हुए थे, उनको याद करने के, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस के रूप में मनाया जाता है ये दिन। और इसी के साथ में आपको बता देते हैं, मणिपुर भारत का दूसरा कोरोना मुक्त राज्य बन चुका है। इसी के साथ में अगर पहले राज्य की बात करें तो आपका गोवा बनता है। और भारत की ग्रेटा, ये तो आपने नाम सुना ही होगा कि भारत की जो ग्रेटा हैं निष्प्रिया लोंगजुंग, ये भी आपकी मणिपुर से बिलोंग करती हैं। इसी के साथ में बाईचुंग भूटिया जो महान फुटबॉलर हैं भारत के, ये भी मणिपुर से बिलोंग करते हैं। और MC मैरी कॉम, ये भी आपकी मणिपुर से बिलोंग करती हैं, जो 8 बार महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप की चैंपियन रह चुकी हैं। इसी के साथ में लोकटक झील आपकी पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। इसी के साथ में केबुला नामजाऊ नेशनल पार्क, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, ये भी आपका मणिपुर के अंदर ही है।
और एक और चीज़ अगर यहाँ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूँ तो हाल ही में मणिपुर के एक आपके विधायक थे जो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए थे। तो इन विधायक को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनकी जो विधानसभा सदस्यता थी उसको रद्द कर दिया गया दल बदल के कारण। और ये भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ जो कि मणिपुर से संबंधित है। इसी के अलावा अगर आपको इस नेता का नाम बताएं तो योना जांग श्याम कुमार सिंह इनका नाम है, जो 2017 में कांग्रेस सीट से विधायक बने थे और बाद में भाजपा में ये शामिल हो गए थे। और लुई लगाई नी, यानी कि इसका मतलब होता है मिजोरमी भाषा जो है लुई लगाई नी, तो इसका मतलब होता है हिंदी में बीज बोना। और यह एक लुई लगाई नी एक मतलब प्रमुख कृषि फेस्टिवल है मणिपुर का। और यह नागा जाति के द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव है, ये आप ध्यान रखेंगे। और हाल ही में इसका जो इस कार्यक्रम को जो मनाया गया था इस पर्व को, उसका जो मुख्य मतलब कहते हैं केंद्र रहा है वो रहा है उखरोल, एक जिला है उखरोल एक, वहाँ पर ये मुख्य रूप से बनाया गया था। और इसी के साथ में आपका बता दें कि जो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे परियोजना है उसके द्वारा हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे पुल बनाया गया है मकरू नदी पर, जो कि आपका मिजोरम में पड़ता है। सिरोई लिली पर्व ये भी आपका मणिपुर सॉरी मणिपुर में मनाया जाता है। और इसके अलावा मणिपुर में अभी हाल ही में काले चावल हैं उनको चाक हाउ कहते हैं और उसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स इतनी सारी हमने आपको डिटेल बताई मणिपुर के बारे में, शायद मुझे लगता नहीं है कि आप इसमें से कोई मिस करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को देखते हुए एक लाइक ठोकते हुए आप इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। और इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो हाल ही में किस पूर्व महिला स्वतंत्रता सेनानी व गांधीवादी सिद्धांतों की पक्षकार का निधन हो गया है। तो देखिए आपको बताना है कि किस महिला का निधन हो गया है। हेमा बाराली। और हेमा बाराली एक गांधीवादी नेता थी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी, फ्रीडम फाइटर थी। और इसी के साथ में इनका देहांत हो गया है अभी हाल ही में। तो हेमा बारली के बारे में बता दें, ये 101 वर्ष की थी और उन्होंने महिलाओं की स्थिति के उत्थान और समाज में कमज़ोर वर्गों की सशक्त बनाने के लिए बड़ी मेहनत की थी। और इन्होंने वर्ष 2005 में पद्मश्री इनको दिया गया था 2005 में। 2006 में गृह मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना पुरस्कार भी इनको दिया गया है। इसके अलावा असम सरकार के द्वारा 2006 में ही राष्ट्रीय एकता के लिए फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल अवार्ड भी इनको दिया गया था। तो इनका देहांत हो चुका है, तो ये आप याद रखेंगे इनसे संबंधित अवार्ड। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, तो अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य की किस खाद्यान्न फसल को जीआई टैग मिला है। तो ये अभी अभी हमने आपको मणिपुर के बारे में बता रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि मणिपुर के काले चावल हैं जिनका उपनाम है चाक हाउ। और चाक हाउ चावल जो है उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये सदियों से मतलब प्राचीन समय से मणिपुर में उगाया जा रहा है। और आपको फ़ोटो अवेलेबल करवा देते हैं, ये इसकी फ़ोटो है। ये चावल की एक सुगंधित किस्म है, बहुत सुगंधित किस्म है और बहुत पौष्टिक किस्म है। तो ये सिर्फ मणिपुर में ही पैदा होती है, इसलिए इसको जीआई टैग यानी कि जोग्राफिकल टैग इसको दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक चीज़ आपको अगले क्वेश्चन से पहले ये बता देते हैं कि जो ये चावल है आपका, इसके साथ साथ में गोरखपुर की जो टेराकोटा एक मूर्ति कला होती है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। और जो टेराकोटा जो आपका मूर्ति कला होता है उसके अंदर विभिन्न जानवरों जैसे कि घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल आदि जानवर पालतू जानवरों की
मिट्टी की आकृतियाँ बनाई जाती हैं और ये पूरा काम जो मिट्टी से मूर्ति बनाने का होता है नग्न हाथों से होता है और पेवर हाथों से होता है। इसमें कोई मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है और इनको सजाने के लिए इसमें प्राकृतिक रंगों का भी उपयोग किया जाता है जो जिनकी चमक लंबे समय तक बरकरार रहती है। तो इसलिए जो गोरखपुर के टेराकोटा मूर्ति कला है इसको भी जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। तो हाल ही में ये दो जीआई टैग दिए गए हैं, एक तो मणिपुरी काले चावल को और गोरखपुर की टेराकोटा मूर्ति कला को। तो ये आप यहाँ ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान का निधन हुआ है? तो ये आप ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में एक भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान का निधन हो चुका है जिनका नाम है चुन्नी लाल गोस्वामी और आपको फोटो प्रोवाइड करवा देते हैं चुन्नी लाल जी की। तो देखिए ये आपके चुन्नी लाल जी हैं, ये आपके चुन्नी लाल जी हैं। इनके ऊपर मैदान नाम की एक फिल्म भी बन चुकी है जिसमें मुख्य अभिनेता का रोल अजय देवगन ने निभाया था। और ये आपके एक बहुत दुर्लभ फोटो हम उपलब्ध करवा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मिली है। ये आपके चुन्नी लाल जी हैं और ये हाथ मिला रहे हैं हमारे उस समय के राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से। और ये उस समय की फ़ोटो है 1962 की, जब एशिया गेम्स में भारतीय फुटबॉल टीम के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। और तब भी ये भारतीय टीम के फुटबॉल टीम के क्या थे, कप्तान ही थे। तो ये जीतने के बाद में हाथ मिलाया जा रहा है इनके द्वारा। तो ये उस समय की फ़ोटो है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार कौन बनी है? तो आपको बताना है हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार कौन बनी है। तो ये बनी है शिखा शर्मा। और ये आपकी शिखा शर्मा जी हैं जो आपकी पूर्वभूत एमडी और सीईओ भी रह चुकी हैं एक्सिस बैंक की। और इनके बारे में अगर हम आपको बात कर लें तो देखिए जो गूगल पे है ये यूपीआई के लिए एक प्रमुख मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड कराता है जो पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे आदि के लिए यूपीआई की फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है। और अगर गूगल की बात करी जाए तो गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी और कैलिफोर्निया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट और सी इसके प्रेजेंट सीईओ हैं सुंदर पिचाई जो भारतीय मूल के हैं। और इसी के अलावा अगर गूगल इंडिया की बात करी जाए तो हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। 2007 में इसकी हैदराबाद में स्थापना की गई थी। इसी के साथ में संगीता रेड्डी जी हैं जो अभी हाल ही में फिक्की की अध्यक्ष बनाई गई हैं। कुछ और महिलाओं के आपको नाम बता रहे हैं। चंद्रिका शाह जो कि इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। और सीमा रॉय बर्मन जो सीजीए यानी कि कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंटेंट बनाई गई हैं अभी हाल ही में। और यदि बात करी जाए सीएजी की यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तो ये आपके बनते हैं राजीव महर्षि। इसको आप जरूर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण पद और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हाल ही में जो इन पर इस पर मतलब बनाए चीफ बने हैं। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल ही में जारी मनरेगा डेटा के अनुसार देश का सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है या कौन सा बना है? तो देखिए ये आपका बना है छत्तीसगढ़। और अब आपको मनरेगा और नरेगा जो हमेशा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन रहता है इसके बारे में सबसे पहले आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए जो ये स्कीम चालू हुई थी मनरेगा, ये नरेगा के नाम से स्कीम चालू हुई थी और ये स्कीम चालू हुई थी 2009 में। और 2 अक्टूबर के दिन 2009 में इसका मतलब इसको लागू किया गया था। और अब आपको बता देते हैं, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखिए जो नरेगा स्कीम है ये 2 अक्टूबर 2005 को लागू हुई थी पूरे भारत में। और इसका जो परिवर्तित नाम मनरेगा हुआ था ये 2 अक्टूबर 2009 को हुआ था। तो ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा।
और अगर आपका कन्फ्यूजन है उसको आप यहीं पर क्लियर कर लीजिएगा एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में यदि आप कंफ्यूज होते हैं तो आप अपने मार्क्स को खोने के कगार पर आ जाते हैं। तो इसलिए जो भी कंफ्यूजन हो वो आप यहीं क्लियर कर लें। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए नरेगा का जो तो देखिए मनरेगा क्या है। तो नरेगा का नाम मनरेगा 2009 में 2 अक्टूबर के दिन परिवर्तित किया गया था और इसके अनुसार यानी कि मनरेगा के अनुसार वित्त वर्ष में यानी कि एक साल में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अब एक चीज़ आपको अपडेट करवा देते हैं कि पहले नरेगा 100 दिन के रोजगार को देता था, लेकिन मनरेगा के द्वारा अब 150 दिन का आपको कार्य इसमें सुनिश्चित किया जाता है कि 150 दिन तक आपको इसमें कार्य मिलेगा। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति रोजगार पाने वाला रोजगार स्थल से 5 किलोमीटर दूर यदि जाता है रोजगार पाने के लिए तो उसे 50 रुपये यात्रा भत्ता भी इसमें दिया जाता है। इसी के साथ ही आपको हम बता दें मनरेगा का पूरा नाम। तो मनरेगा का पूरा नाम होगा, आपको फ़ोटो प्रोवाइड करवा देते हैं, शायद फ़ोटो हमारी टेक्निकल टीम ने लगाई है जी, देख लीजिए, इसमें देख लीजिएगा। अब आपको हम बता देते हैं महात्मा गांधी जी की इसमें फ़ोटो लगी हुई है। तो मनरेगा का जो पूरा नाम है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगर इंग्लिश में बात करें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका इंग्लिश में नाम हो जाता है। और जो आपका मनरेगा है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसके मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर साहब, और ये आपके मुरैना मध्य प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला टीवी कार्यक्रम कौन सा बन चुका है। तो देखिए सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला टीवी कार्यक्रम आपका बन चुका है रामायण। और रामायण 1980 में बना था और इसका जो दूरदर्शन पर प्रसारण शुरू हुआ था वो हुआ था 1987 में यानी कि 1987 में। इस कार्यक्रम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड हाल ही में बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 16 अप्रैल 2020 को ये कार्यक्रम 7.7 करोड़ यानी कि 7 करोड़ 7 लाख लोगों के द्वारा देखा गया था, जो अपने आप में विश्व में एक किसी भी कार्यक्रम का अभी तक का विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। अगर रामायण की बात करें सर, तो रामायण आपकी वाल्मीकि के द्वारा रचना की गई है। और रामचरितमानस की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा इसकी रचना की गई है। टीवी जो टीवी पर आपकी अब रामायण दिखाई जा रही है लॉकडाउन के अंतर्गत, ये आपकी जो रामायण है ये दिखाई जा रही है रामानंद सागर द्वारा कृत जो बनाई गई है वो रामायण आपको दिखाई जा रही है। 2003 में इस पौराणिक कार्यक्रम ने पौराणिक सीरीज है उसके अंदर उसने लिम्का सीरीज ऑफ बुक रिकॉर्ड उसने मतलब उसमें ये नाम शामिल हो गया था। लिम्का सीरीज ऑफ बुक रिकॉर्ड में ये नाम शामिल हो गया था आपका 2003 में। और इसी के साथ में आज का अंतिम और आखिरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 बनता है कि किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत की है। तो देखिए किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत की है। तो ये की है आपकी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। और इसका आपको अब उद्देश्य बता देते हैं। ये आपकी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का फोटो है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म लघु मध्य उद्योगकर्ताओं के उधारकर्ता कारोबारियों हेतु 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। देखिए जो लॉकडाउन की स्थिति में जो छोटे
या मध्यम वर्ग के जो उद्यमी हैं, कारोबारी हैं, उनके काम धंधे चौपट हो चुके हैं। तो ऐसे में ऐसे व्यापारियों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कराने की योजना बना रही है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। और देखिए, इस योजना के अंतर्गत इन व्यापारियों से किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, यानी कि कोई जमा राशि नहीं ली जाएगी। अगर यह इस बैंक की बात करी जाए तो इसका आपका मुख्यालय बन जाता है धारवाड़ जिला कर्नाटक में। और धारवाड़ जो कर्नाटक है, वहाँ से अभी हमारे जो वर्तमान 17वीं लोकसभा में मंत्री हैं वो हैं प्रहलाद जोशी, जिनके पास में कोयला एवं खान मंत्रालय है। इसी के साथ में अगर बात कर लें कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक की, तो इसके जो वर्तमान चेयरमैन हैं वे हैं पी गोपी कृष्णन। और स्थापना इसकी 12 सितंबर 2005 को हुई थी और मुख्यालय आपका धारवाड़ बन जाता है। तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के बनने वाले थे जो आपको हमने बताए हैं। इसी के साथ में मुझे पूरा विश्वास है कि आपने एक प्यारा सा लाइक दे दिया होगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, रही आवाज़ की बात, तो कुछ लॉकडाउन जो 2.0 चल रहा है इसके अंतर्गत थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कल लॉकडाउन आपका 3.0 भी आ चुका है, 3.0 आपका आ चुका है, लग चुका है। और इसी के साथ में लेकिन कुछ छूट इसमें दे दी गई है, तो इन छूटों का हम पूरा उपयोग कर कर आपको इस जो वॉइस क्वालिटी है इसको और बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। इसी के साथ में आज के सवाल की बात कर लेते हैं। तो आज का जो कल का हमने आपको सवाल दिया था, सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। तो कल का सवाल दिया था हमने, किस राज्य ने देश में सबसे पहले यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड सेवा लॉन्च की थी? तो ये की है आपकी कमलनाथ सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। क्योंकि अब तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, लेकिन उससे पहले कमलनाथ सरकार थी, तो उस कमलनाथ सरकार के द्वारा ये सेवा लॉन्च की गई थी। तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश इसमें आपका आंसर बन जाएगा। इसी के साथ में आज के सवाल की अगर बात करें तो आज का सवाल आपके लिए रहेगा ये कि किसे हाल ही में ऑस्ट्रिया, देखिए ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी रोम बनती है वो ऑस्ट्रिया है ये। तो ऑस्ट्रिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर आपको जरूर कमेंट्स में देना है। और फ्रेंड्स, आप कमेंट्स करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक कमेंट्स करें, सेशन के बारे में कमेंट्स करें। सेशन यदि मान लीजिए कोई चीज़ हमसे छूट जाती है, क्योंकि देखिए ज्ञान भंडार है ये, और इस भंडार में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो जो कमी हमसे रह रही है उसको आप, अगर आपसे वो पूरी होती है तो आप उसे पूरी करें। और अपने कमेंट्स के जरिए और जो हमारे सेशन से स्टूडेंट्स जुड़ते हैं और भाई बहन जो हमारे जुड़ते हैं उनको उस ज्ञान का पूरा लाभ पहुंचवाएं। और इसी के साथ में मोटिवेशनल यानी कि प्रेरणादायक स्लोगन आप इसमें ज़रूर ऐड करें, ज़रूर लिखें। और आपके इन जो मोटिवेशनल कोट है इनको हम अपने सेशन में शुरू करेंगे और दिखाना शुरू करेंगे। और इसी के साथ में अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नए क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे